आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का 5वां आर्टिकल है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, वी गो फॉर पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो एट फर्स्ट आपको ये समझना है कि पोटेंशियल क्या होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज। Potential is energy of a charge in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज की एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चार्जेस, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जो आर्टिकल का हेडिंग है उसका आपको जानकारी पूरा हो गया कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब इसका ये हुआ कि यदि अब आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो पहले आपने आर्टिकल क्या पढ़ा था कि आपने ये पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई चार्ज क्यू है और यदि आप इन्फिनिटी से उस चार्ज के पास आ रहे हैं, राइट, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी। और इस टेस्ट चार्ज को जितनी एनर्जी चाहिए होगी या जितना इसको यहाँ आने के लिए काम करना पड़ेगा किसी आर डिस्टेंस तक, देन इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ा वो ही पोटेंशियल है। ओके, अब लास्ट टाइम जब हमने किया तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। मतलब आपके पास यहाँ एक सिंगल चार्ज है, यदि आप उसके पास आप सिमिलर चार्ज यदि लेके आ रहे हैं तो उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा उसके अगेंस्ट आपको कितना काम करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। सो पोटेंशियल इज व्हाट इज बेसिकली ये वर्क डन ऑन ए चार्ज है। मतलब जिस चार्ज को ला रहे हो उस चार्ज को यहाँ तक पी पॉइंट तक लाने के लिए आपने कितना काम किया, ये इस मैथमेटिकल रिलेशन का फिजिकल मीनिंग है। मैं आपको इसको फिर से लिखता हूँ कि पोटेंशियल एक टर्म क्रिएट होगी। आपके पास ये चार्ज है जिसको मैंने डिनोमिनेटर पर मैं रखा और ये काम है वर्क डन। इस चार्ज को इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना आपको काम करना पड़ा, इस रेशो का नाम ही पोटेंशियल है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि यदि इसकी जगह सिंगल चार्ज ना होकर सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे। जैसे मैं दोबारा डायग्राम बनाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सुंदर डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। आपके पास अब सिस्टम चार्ज मीन्स लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है। देखिए, यहाँ ये चार्ज है Q1, ये है चार्ज Q2, ओके, ये है चार्ज Q3, यदि मैं सही देख पा रहा हूँ तो ये है चार्ज Q4 और ये है चार्ज Q5। ये इकट्ठे होकर जो चार्जेस है, यहाँ लिखा हुआ है कि सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ हियर दीज पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट। अच्छा, जो पोटेंशियल का हमारा जो एक्सप्रेशन निकला था, वो बेसिक एक्सप्रेशन जो हमने अभी तक पढ़ रखा है वो है 1/4πε0, ये क्यू और ये आर। अब आपको ये समझना होगा कि जो क्यू है ये क्या है। ये क्यू वो चार्ज का वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये आर क्या है? ये आर क्या है? द डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, या मैं यूं कह देता हूँ पोजीशन वेक्टर कहता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम P टू द ओरिजिन। यूं कहूँ, वेयर
source is located, where source is located, जहां आपने सोर्स चार्ज रखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस फार्मूले में देखें तो ये है Q और ये है यहाँ तक आप इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको आप पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फार्मूले का हम आगे अप्लाई करते हैं इस डायग्राम फिगर नंबर 2.6 यूजिंग this expression for figure 2.6। देखिए आपके पास आ जाएगा जो V1 होगा वो होगा 1/4πε0 क्योंकि कांस्टेंट है, और चार्ज की जगह अब सोर्स चार्ज Q1 है और जो डिस्टेंस है पहले चार्ज का P पॉइंट तक, जहां आपकी जो लोकेशन है यहाँ तक आप चार्ज को लेकर आ रहे हो, ये जो पॉइंट P है वो इस तरह के तरीके का है, इसकी बात हो रही है अभी। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आप चलिए ये B2 क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा 1/4πε0। अब चार्ज दूसरे की बात हो रही है और दूसरे चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2P। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, राइट। सिमिलरली यदि आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो nth चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Qn upon Rnp। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब ये सारे चार्ज मिलकर एक फोर्स क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जिसके अगेंस्ट आपको, जिसके विरुद्ध आपको इस P पॉइंट को, देखो यदि आपको और इसके नज़दीक लाना होगा तो इसको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल इसका और ज़्यादा चाहिए होगा। सो आप देखिए यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। आपके पास आ जाएगा जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस सो एंड सो ऑन Vn हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपके पास 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको तो कॉमन रख लीजिए आप, ये आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन आ गया। अच्छा यहाँ देखिए जरा चेंज क्या हो रहा है, 1 यहाँ 1 2 2 nn, राइट। तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ये सब बदल रहे हैं, I इज इक्वल टू 1 to any number n Qi upon RIP। So this is equation number 4, right? So this is our final expression. This is our final expression to find the potential due to a system of charges। अच्छा जी, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इसको सम्मेशन के साइन को खोलना का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया था। अच्छा, समस्या ऐसे भी हो सकती है, हम कई बार क्या करते हैं, जोड़ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, वी हैव टू वे टू सम अप द थिंग्स। यदि तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, यदि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का हो, यदि चीज़ें आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की हो, राइट, माइक्रो लेवल पर यदि आप देखें, यदि मान लो चार्ज यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है, ये Q7 है, ये Q8 है। सो ये चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ कि आप इनको अलग अलग देख सकते हो, गिन सकते हो, 1 2 3 4। बट जब हम मैक्रो लेवल पर चलते हैं, जब हम मैक्रो स्केल में जाते हैं तो हमें जो चार्जेस गिनना मुश्किल हो जाते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर यदि आपको निकालना हो कि पोटेंशियल को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू 1 to any number n Vi, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो और प्रैक्टिकली यदि डेली लाइफ में यदि हम देखें
तो डेली लाइफ में जो डिस्क्रीट समेशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो समेशन के साइन से यदि हम सोचेंगे हम पोटेंशियल निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें या फोर्स निकाल लें, तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल इवेंट. सो नाउ वी विल गो टू द रियल वर्ल्ड, मीन्स मैक्रो वर्ल्ड में यदि हम चलते हैं. हमारे पास यदि एक रॉड है, इट्स अनदर एग्जाम्पल फॉर द, मैं यहाँ हिंट लिखता हूँ, यहाँ एनसीईआरटी में बहुत सुंदर लिखा. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जा रहे हैं आगे इस पार्ट की. इफ वी हैव ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ग्रीन लाइन जो यहाँ मैंने मार्क की है इसको आप ध्यान से देखें कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय द चार्ज डेंसिटी. तो उसको आप चार्ज डेंसिटी से करेक्टराइज होता है यदि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा खुल के बात करते हैं, इसको लाइन का एक्सप्लेनेशन हम देते हैं. देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि आप ऐसा कहिए कि चार्ज को अब आप सेपरेट नहीं कर सकेंगे, गिन नहीं सकेंगे, उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक टर्म जनरेट करते हैं. हम जो चार्ज डेंसिटी की बात एनसीईआरटी ने की है, चार्ज डेंसिटी, राइट. तो उसका एक बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, जब हमें पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी निकालते हैं. अच्छा सुनिए, अब हम इसके लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो हम करेंगे उसको हम टर्म्स में कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. देखिए, नंबर वन, चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एक हो सकता है कि हमारे पास एक आपने रॉड ले ली, ठीक है, जैसे जैसे आप लेंगे हम उसी तरीके से उसकी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बना देंगे. आपने एक रॉड ली जिसकी कोई लेंथ एल है, ओके. आपने क्या किया, इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज क्यू फेंक दिया, राइट, राइट, क्यू चार्ज फेंक दिया. अब ये देखो, मैं इसको मैथमेटिक्स लिखता हूँ, मैं टर्म तो बाद में जो बनेगी उसको बाद में देखी जाएगी. आपने ये रॉड ली जिसकी लेंथ एल थी, उसके ऊपर आपने ये चार्ज क्यू फेंक दिया. फिजिकली आपको लग रहा है कि हमने एक रॉड ली और उसके ऊपर कोई चार्ज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इसके ऊपर फेंक दिया, राइट. इन दोनों के रेशो से जो एक टर्म क्रिएट हुई उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है. अच्छा, यदि आप इस पूरी लेंथ में से यदि स्मॉल लेंथ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको dx या dl लेंथ लेते हैं, तो वहाँ थोड़ी लेंथ के ऊपर यदि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज भी थोड़ा ही होगा. तो ये रेशो क्या हो जाएगी, dq अपॉन dl हो जाएगी. बट यदि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इस रेशो का आंसर और इस रेशो का आंसर दोनों का सेम ही आएगा. सो ये दोनों सेम होंगे. यू कैन एक्सप्रेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज q बाई एल और यू कैन एक्सप्रेस लीनियर चार्ज डेंसिटी एज dq बाई dl. इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर देता हूँ. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा. यदि आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. दूसरी बात, अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सिर्फ रॉड्स ही होती है, वहाँ सरफेसेस भी होते हैं, वॉल्यूम की शेप में भी चीज़ें होती हैं. तो हम यदि ये देखें कि यदि एक टर्म इसके लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी बना दी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी. और यदि मान लो कि आपके पास एक प्लेट है, कोई प्लेन शीट है इस तरीके की. अब आपने क्या किया, इस प्लेन शीट के ऊपर आपने चार्ज फेंक दिया कुछ इस तरीके से, राइट. देखिए, आप इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज फेंकते चले जा रहे हैं, ओके. जैसे हमने किया है हम वैसे ही सीधा सीधा लिख देंगे. हमने क्या किया, कोई सरफेस एरिया लिया A और इसके ऊपर चार्ज फेंक दिया Q. अब हमने सरफेस एरिया लिया था A और उसके ऊपर चार्ज फेंक दिया Q. इन दोनों की रेशो से भी एक क्वांटिटी बनेगी, उसका नाम हो जाएगा सिग्मा, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये छोटा सरफेस चूज कर लेते हैं. अब सारा सरफेस चूज ना करके
यदि मैं इसमें से स्मॉल पार्ट चूज करता हूँ तो इस सरफेस एरिया को हम ले लेंगे ds, स्मॉल सरफेस एरिया। यदि सारे के ऊपर आपने चार्ज क्यू फेंका था तो स्मॉल सरफेस के ऊपर चार्ज आपका डी क्यू होगा। ओके, इसकी रेशो बनाइए। अब आपने क्या किया कि पूरे सरफेस एरिया ए में से आपने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, राइट, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, थोड़ा ही आएगा। अब यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम जब मैथमेटिक्स, एक सिंपल मैथमेटिक्स कर पाएंगे तो हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, या जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, राइट। तो इन दोनों को रेशो का आंसर जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, जो चार्ज हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हो जाएगा lambda dl, and here this dq, ओके, ओहो 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 ओहो, dq, इसको हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, राइट। अब आपके मन में एक सवाल कुदरती रूप से आएगा। अब आप फिर सोचेंगे कि ऐसा यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, वी विल कंसिडर ए वॉल्यूम। ओके, सो ये मैंने एक वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, राइट। देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम कोई v है, इस वॉल्यूम को आपने ले लिया, दिस इज हैविंग वॉल्यूम b, और इसके ऊपर आपने चार्ज कितना फेंक दिया, क्यू। इन दोनों के रेशो जैसे जैसे किया वैसे वैसे हमने इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। ये वॉल्यूम आपने कंसिडर किया, इसके ऊपर आपने इतना चार्ज फेंक दिया, इन दोनों के रेशो से फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हुआ, उसका नाम लिख दिया, हमने नामकरण कर दिया रो। ओके, अब अगला केस सिमिलरली, अब इसमें से यदि आप मान लो छोटा सा वॉल्यूम चूज करते हैं, ऐसे करके स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम डी वी से मार्क कर देते हैं। इसके ऊपर यदि आपने चार्ज फेंका तो वो डी क्यू चार्ज है, तो इसको आप आगे करके लिखिए, ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी, राइट। तो ये रेशो, अब यदि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यदि वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इसका आंसर, इस रेशो का आंसर और इस रेशो का आंसर इस वॉल्यूम के किसी भी पॉइंट के ऊपर सेम होगा। तो चाहे आप रेशो फुल चार्ज टू फुल वॉल्यूम बना लें, स्मॉल चार्ज टू स्मॉल वॉल्यूम बना लें, ये आंसर सेम ही आने वाला है। इसके बाद हम इसको, इसमें से वो डी क्यों निकालते हैं, तो वो आ जाएगा रो टाइम डी वी। सो यदि हम रियल लाइफ सिचुएशन में बात करें तो रियल लाइफ सिचुएशन में इसलिए इस लाइन का जो मतलब है कि continuous charge distribution is characterized by the charge density. So it could be linear charge density, it could be surface charge density, it could be volume charge density. So थोड़ी देर के बाद हम, हो सकता है कि अगले वीडियो में हम continuous charge distribution का एक आपको आर्टिकल सॉल्व करेंगे आपके साथ, तो आपको शायद काफ़ी इंजॉयबल लगेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि अब इसका अगला पार्ट जो है वो ये है कि आप एक उदाहरण लें, कि जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है कि इस लाइन का अब हम आपको मतलब बताते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है कि वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 1 फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल एज इज द इंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, राइट। सो पोटेंशियल आउटसाइड द शेल क्या होगा, देखिए आपने शेल के बारे में पढ़ रखा है, तो शेल में क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना वो अंदर नहीं होता, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब आपको फिर एक झंझट हो जाएगा, अब आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसे कहा हमारे साथ कि चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है, तो अब आप गड़बड़ कर देंगे। यदि मैं स्फेरिकल शेल की बात करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ से आएगा, आर तो यहाँ से आने वाला है, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, तो पोटेंशियल का जो डिस्टेंस है तो यहाँ से होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक दैट कि यदि आप स्फेरिकल शेल की ही बात करते हैं जिसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें भी जो ये सपोज किया जाता है दैट होल द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पॉइंट ओ, तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, आप मल्टीपल शेल्स की वजह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि ये सपोज किया जाएगा कि जो द होल द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द ओरिजिन एट पॉइंट ओ इन द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। सो इसके लिए जो पोटेंशियल का फार्मूला फिर क्या रहेगा, फिर आ जाएगा वही फार्मूला 1/4πε0, और ये जो पूरे शेल का जो चार्ज है ये Q है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो R है। मतलब यदि आपका जो शेल है उसका रेडियस R है, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ, माने आप जहां बैठे हैं, वो ग्रेटर देन R है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको समझ जाए। अच्छा, यदि अब आप शेल के अंदर चले जा, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो सरफेस के ऊपर आप यदि आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स में कैसे पहुंचेंगे आप सरफेस के ऊपर, ज़रा देखिए। यदि आप यहाँ नहीं है, अब आप यहाँ आ जाते हैं, मैं एक डायग्राम ही आपके लिए अलग बना दूँ तो ऐसा रहेगा। नहीं, चलो ऐसे समझ जाइए आप। यदि आप अब यहाँ आ जाते हैं, पी प्राइम पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो मैथमेटिकली समझना है आपको कि आप यहाँ आ गए हैं। अब आपको दिख तो रहा है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो हम जिस भाषा में हम साइंस को पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। उस भाषा में आपको व्यक्त करना पड़ेगा, भाषा में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप वाकई ही यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैथमेटिकली आप पोटेंशियल जब आप सरफेस के ऊपर आप निकालेंगे तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1/4πε0। अब जो सोर्स चार्ज है वो तो उतने का उतना ही है, पर अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब जो आर है वो अब कैपिटल आर हो चुका है। सो इट इज़ लाइक दैट। अब आपकी इच्छा होगी, बोले सर अब पी पॉइंट पर आपने निकाल के बता दिया, आपने सरफेस के ऊपर निकाल के बता दिया, तो अंदर जाने के लिए क्या समस्या है? अंदर जाने के लिए अभी कुछ समस्या नहीं है। अंदर जाने के लिए इसके दरवाजे अभी बंद हैं, और ये जो है अब जब हम एनसीईआरटी का अगला नेक्स्ट आर्टिकल कराएंगे तो उस आर्टिकल की हेल्प से हम आपको ये बता देंगे कि पोटेंशियल जो है इनसाइड द शेल कितना होता है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।